2024 के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा एक बार फिर से शुरू हो गई है और इस बार फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाने वाले दो प्रोफेसर्स को दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार क्यों दिया गया है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके योगदान पर भी बात करेंगे, एप्लीकेशन पर भी बात करेंगे और क्रिटिसिज्म को भी एक बार देखेंगे कि दोनों ही जो शोधकर्ता हैं, दोनों जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या चेतावनी जारी की है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्यायस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या शोध किया है, क्या रिसर्च किया है, उसको देखेंगे। फिर इस रिसर्च के क्या निहितार्थ निकल करके आए, उस रिसर्च को आगे किस तरह से इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया गया, उस पर भी बात करेंगे। फिर अंत में जो एआई की आलोचना है, जो चेतावनी जारी की गई है, उस चेतावनी पर भी बात करेंगे। और फिर एक सवाल भी आपके लिए है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा पूरा टॉपिक जो है जीएस पेपर 3 से आपका जुड़ा हुआ है और आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये हमारी वीडियो की रूपरेखा हुई। अब आपके लिए एक छोटी सी सूचना ये है कि हमारे 2 बैचेस जो हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। एक बैच आपका करोल बाग में शुरू होगा, हिंदी माध्यम का बैच है, फाउंडेशन बैच है। इसकी शुरुआत 13 नवंबर से होगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप करोल बाग या इसके आसपास कहीं रहते हैं तो आप इस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के आसपास कहीं रहते हैं, तो आप लखनऊ के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो बैच की शुरुआत है वो 18 अक्टूबर को होने वाली है, जो रोज सुबह जो है 11:30 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो आप इन बैचेस के बारे में और ज्यादा जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले खबर को अगर आप देखें तो 2 शोधकर्ता हैं जिनके नाम है जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिल्टन। इन दोनों को फिजिक्स के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड की अगर आप बात करें तो वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं और इनको बेसिकली आपका जैविक भौतिकी यानी कि बायोलॉजिकल फिजिक्स के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम माना जाता है। बायोलॉजिकल फिजिक्स की अगर आप बात करें तो ये वो सब्जेक्ट है जहां पर फिजिक्स और बायोलॉजी को आपस में जोड़ करके कुछ नए शोध, कुछ नई रिसर्च की जाती है। तो उसके लिए प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड को एक इंपॉर्टेंट नाम के तौर पर देखा जाता है। दूसरे प्रोफेसर हैं जॉफ्री हिल्टन। जॉफ्री हिल्टन जो है ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक या फिर एआई के गॉड फादर के तौर पर भी देखा जाता है। और ये बेसिकली आपके एआई के सेगमेंट में, कंप्यूटर साइंस के सेगमेंट में बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम माने जाते हैं। ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं इन्होंने 1980 के दशक में अपने शोध किए थे, रिसर्च की थी और इन्हीं की रिसर्च का परिणाम रहा कि दुनिया भर में आपको आधुनिक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक देखने को मिलती है। इन्हीं वैज्ञानिकों के अध्ययन रहा जिसकी वजह से मशीन लर्निंग की जो तकनीक रही उस तकनीक की नींव स्थापित की गई। तो इन्हीं के शोध की वजह से आप जो है आज चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर पाते हैं, आप जो है जेमिनी का इस्तेमाल कर पाते हैं, बार्ड का इस्तेमाल कर पाते हैं, आप क्लॉडिया का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो बहुत सारे जितने भी एआई टूल हैं उन सभी टूल्स की जो नींव है वो इन दोनों रिसर्चर्स की जो शोध है वहां पर मौजूद है। तो इसी वजह से इनके नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इनके शोध की बात करते हैं, इनके रिसर्च की बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए जॉन हॉपफील्ड की रिसर्च को, तो जॉन हॉपफील्ड की रिसर्च अगर आप देखें तो शुरुआत में जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो कंप्यूटर बेसिकली आपका बार बार एक ही काम को दोहराने में सक्षम थे। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को काम देते थे कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो कंप्यूटर उन 2 नंबर्स को ऐड कर सकता था। लेकिन अगर क्योंकि कंप्यूटर को उस काम के लिए प्रोग्राम किया गया था, उसको पहले से उस काम का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को यह कहते कि इन दोनों नंबर्स में कुछ और ऑपरेशन करना है तो शायद वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको उसके लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। तो ये बेसिकली आपको शुरुआती कंप्यूटर्स में एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी। इसके बाद यहां पर एक नया विचार जन्म लेता है और वो नया विचार ये था कि क्या कंप्यूटर को हम उन कामों में सक्षम बना सकते हैं जो काम इंसान द्वारा किए जाते हैं। क्या काम इंसान करता है? इंसान काम करता है सोचने का, इंसान काम करता है सूचनाओं को स्टोर करने का, सूचनाओं को प्रोसेस करने का और उस प्रोसेस के आधार पर एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने का। तो यहां पर यह विचार जन्म लेता है कि क्या हम कंप्यूटर को भी शक्ति दे सकते हैं कि कंप्यूटर अपने आधार पर सूचनाओं को स्टोर कर सके, संग्रहित कर सके, उसको प्रोसेस कर सके और उसके आधार पर एक डिसीजन ले सके। और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विचार का जन्म होता है। लेकिन 1980 के दशक तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को लेकर के कोई बड़ा काम नहीं हो पाता, क्योंकि कोई बड़ा रिसर्च हुआ ही नहीं था, कोई बड़ी शोध हुई नहीं थी। इसके बाद 1980 में पहली बार प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड की जो रिसर्च है वो पब्लिश होती है
और इस रिसर्च की वजह से दुनिया भर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजी नेटवर्क का जो है एक नींव स्थापित होती हुई नजर आती है, फाउंडेशन स्थापित होती हुई नजर आती है। लेकिन इनकी रिसर्च से पहले हमें एक और चीज को समझना पड़ेगा। जब इनकी रिसर्च चल रही थी उससे पहले 1949 में कनाडा के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगा लिया था, मनोविज्ञान ने ये पता लगा लिया था कि हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वेब को मिलाकर के बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं को मिलाकर के बना होता है। और यही तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं अपने अंदर जानकारी को संग्रहित करती हैं, सूचनाओं को स्टोर करती हैं और उसी तंत्रिका वेब का इस्तेमाल करते हुए हम जो है डिसीजन ले पाते हैं। अब जो प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड हैं ये मनोविज्ञान में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो जब इन्होंने इस रिसर्च के बारे में पढ़ा तो इन्होंने फिजिक्स और मनोविज्ञान को आपस में सम्मिलित करने की कोशिश की और यहां से इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डेवलप किया गया प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड द्वारा। तो ये जो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क का, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मानव मस्तिष्क के आधार पे काम करता है। तो यहां पर जिस तरह से हमारा जो दिमाग है उसमें कोशिकाएं होती हैं, उसमें तंत्रिकाएं होती हैं, वो तंत्रिकाएं सूचना को स्टोर करती हैं, वो तंत्रिकाएं डिसीजन लेती हैं। उसी तरीके से प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड ने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सिस्टम बेसिकली अपने अंदर सूचनाओं को स्टोर कर सकता था और उस सूचनाओं के आधार पर डिसीजन ले सकता था, एक जो है इंटेलिजेंट डिसीजन यहां पर ले सकता था। तो इसीलिए इनकी रिसर्च को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया जिसको कहा जाता है हॉपफील्ड नेटवर्क। तो ये जो हॉपफील्ड नेटवर्क था, ये नेटवर्क बेसिकली आपका कंप्यूटर को व्यक्तिगत इकाइयों के बजाय जो है संपूर्ण नेटवर्क संरचना का उपयोग करके पैटर्न को याद रखने और उस पैटर्न के आधार पर सीखने और डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है। ये हमने सबसे पहले यहां पर समझा जॉन हॉपफील्ड के बारे में कि जॉन हॉपफील्ड ने क्या रिसर्च करी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली आपका कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क को डेवलप किया। अब अगले रिसर्चर की बात करते हैं जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, जिनका नाम है जेफरी हिंटन। तो जेफरी हिंटन, अगर आप देखें, जेफरी हिंटन ने प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड की जो रिसर्च थी उस रिसर्च के आधार पर और नए फिनोमिनास को डेवलप किया और नए एल्गोरिदम्स को डेवलप किया। तो इन्होंने बेसिकली बहुत सारी लेयर्स का उपयोग करके डीप तंत्रिका नेटवर्क विकसित किया, यानी कि डीप न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क बनाया। ये बेसिकली आपका हॉपफील्ड के काम को और आगे बढ़ाते हैं, जिससे तंत्रिका नेटवर्क जो है वो और बेहतर ढंग से जटिल कामों को संभालने में सक्षम थी। यानी कि प्रोफेसर जॉन हॉपफील्ड ने जो नेटवर्क बनाया था वो नेटवर्क सिंपल काम करने के लिए सक्षम था, लेकिन प्रोफेसर जेफरी हिल्टन ने जो नेटवर्क बनाया वो नेटवर्क और ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, जैसे कि आज हमें देखने को मिलता है। तो आज हमें जो नेटवर्क देखने को मिलता है वो नेटवर्क, आज हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है वो नेटवर्क कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर जेफरी हिंटन की जो रिसर्च थी उस रिसर्च पर आधारित था। इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया जिसको कहा जाता है बैक प्रोपेगेशन विधि। इस विधि का आविष्कार किया इन्होंने। इसमें तंत्रिका नेटवर्क जो है वो गलतियों से सीख सकती है, यानी कि जो गलतियां होती हैं उन गलतियों से सीखती है और बड़े डेटाबेस पर प्रशिक्षण के माध्यम से लगातार सटीक आधार पर सुधार कर सकती है। यानी कि इसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है, उस डेटा के आधार पर उसको ट्रेन किया जाता है और पैटर्न सिखाए जाते हैं। फिर भविष्य में जब उस तरह का कोई पैटर्न आता है तो वो आसानी से अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और एल्गोरिदम बनाया, एक और आपका स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहा जाता है बोल्ट्जमैन मशीन। तो ये जो बोल्ट्जमैन मशीन है ये सीधे निर्देश के बिना डेटा में गुणों की स्वतंत्रता के रूप में खोज कर सकती है और नए पैटर्न को पहचान सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप क्या करते हैं, आप चैट जीपीटी पर जाइए और चैट जीपीटी पर आप जाकर के कुछ गलत भी अगर टाइप कर देंगे तो गलत टाइप करने पर भी चैट जीपीटी आपको जो है कुछ पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए हो सकता है आपको सही जवाब दे दे। यानी कि मान लीजिए आपने कोई स्टेटमेंट वहां पर लिखी और उस स्टेटमेंट में आपने कुछ शब्द छोड़ दिए जो शब्द आपको नहीं पता थे। तो अगर आप वो चैट जीपीटी को देते हैं तो चैट जीपीटी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, अपने डेटा का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे जो खाली जगह है उसको भरेगा, फिर उसको वहां पर जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ये जो पूरा फिनोमेना होता है, ये फिनोमेना कहा जाता है, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन मशीन। तो ये टेक्निक जो है वहां पर इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हमने रिसर्चर्स पे बात कर ली है। अब इन जो आपके शोध थे इनके अगर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो आपके पैटर्न होते हैं उन पैटर्न्स को पहचानने में सक्षम थे ये शोध। तो इसकी वजह से हम जो है जो कंप्यूटर की तस्वीरें होती हैं उनको और बेहतर ढंग से पहचानने में सक्षम है, ध्वनियों को पहचानने में सक्षम है। तो इससे चेहरे की पहचान, छवि सुधार और आवाज सहायता तकनीक जो है, यानी कि वॉइस असिस्टेंट, जैसे आपका गूगल का ओके गूगल हो गया, अलेक्सा हो गया, इसके अलावा सिरी हो गया, तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं
वो आपका इन्हीं दोनों रिसर्चर्स की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसके अलावा डीप लर्निंग यहां पर हम देखें तो जो हिंटन है उनकी जो रिसर्च है डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके छवि और ध्वनि पहचान, भाषा अनुवाद और स्वचालित ड्राइविंग जो है, जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग है, वो भी सक्षम हो पाई है इन्हीं रिसर्चर्स की शोध के आधार पर। इसके अलावा एआई में हमें उन्नति देखने को मिली है। उनके कार्य ने ऐसी शक्तिशाली मशीन मॉडल बनाए हैं जो बड़े पैमाने पर डेटा सेट को संभाल सकती हैं और बहुत सारे सेगमेंट में उनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि उनका इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में किया जा सकता है, खगोल विज्ञान सेक्टर में किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल रोबोटिक्स में किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी रिसर्च ने न्यूरोसाइंस और भौतिकी का जो है मेल कर दिया है, उसको मिक्स कर दिया है। तो यहां पर इंसान का दिमाग जिस तरह से काम करता है उसी टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसी पूरे सिस्टम को लेकर के मशीन को भी यहां पर इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की गई है इन दोनों रिसर्चर्स की ओर से। अब यहां पर कुछ चेतावनी भी जारी हुई है, उसकी अगर आप बात करें तो इसमें नैतिक चिंताओं को लेकर के चेतावनी जो है दोनों रिसर्चर्स ने जारी की है। तो इसमें यह कहा गया है, हिंटन जो है खासतौर पर उन्होंने ये कहा है कि एआई इंटरनेट पर जो है गलत जानकारी उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में लोगों के लिए सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता लगाना मुश्किल हो सकता है। तो उन्होंने एआई को लेकर के फेक न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि एआई जो है वो भविष्य में मानवों की नौकरियां छीन सकता है, तो इंसानों की जॉब्स पर एआई एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है और इसके सामाजिक प्रभावों की भी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। इसके अलावा उन्होंने प्रौद्योगिकी का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको लेकर भी बताया। उन्होंने कहा कि उनका जो रिसर्च था वो भले ही बहुत अच्छा था, लेकिन एआई के प्रभाव किस तरह के होंगे भविष्य में, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज इसको कितनी जिम्मेदारी से निभाता है, समाज इस टेक्नोलॉजी को कितनी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा यहां पर जीन संपादन की जो टेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजी है, उसका उदाहरण दिया गया कि अभी जो एआई है वो जीन एडिटिंग के स्तर पर है। तो अब डिपेंड करता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका कुछ रिसर्च जो है इसमें आपको देखने को मिली। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल है कि बोल्ट्जमैन मशीन जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए जैव रसायन, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।